हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 जो है वो हम खत्म कर चुके हैं। अब हम लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 और इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। पांचों ही यूनिट्स जो हैं उसके क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। बट अब आपको ये थोड़ी सी जो है ये इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 था स्लाइटली ड्राई था। बहुत ज़्यादा क्रैमिंग का तो था ही बट बहुत ज़्यादा समझने का इतना नहीं था। बट अब जो है इससे आप रिलेट कर सकते हैं स्टेट क्या होता है, ठीक है ना, इक्वालिटी क्या होता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ यूनिट 1। ओके तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ यूनिट 1 में वी हैव 3 टॉपिक्स जिन्हें जो है मैं आपके लिए डिस्कस करूंगी। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट आई विल डिस्कस, जुडिशियल रिव्यू आई विल डिस्कस, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 12 आई विल डिस्कस। राइट एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं हम। और देखो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पीडब्ल्यू के द्वारा। मैंने बहुत बार कहा है कि अगर आपके कोई डाउट होते हैं, अगर आपका कोई सवाल है, अगर कुछ आप हमें बात पहुंचाना चाहते हैं तो आप वीडियोस में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा लगे तो भी, गंदा लगे तो भी, कुछ नया लेकर आना है तो भी, आप कुछ चाहते हैं तो भी, ठीक है। तो हम जो है अब क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। बताइए स्टेट क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 आप सब जानते हैं जो कि स्टेट को डिस्कस करता है। क्या एम्बिट है, क्या स्कोप है, लैंडमार्क जजमेंट के हिसाब से बताइए। सेम क्वेश्चंस आते हैं कि किसे हम जो है इंस्ट्रूमेंटालिटी और एजेंसी स्टेट मानते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, व्हाट इज स्टेट। तो आप बताते हो कि कहीं ना कहीं जो है, नॉट डेफिनेशन बट कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 12 में। ठीक है, समझ में आई बात। तो हम उसी तरह से जो है इसको अब शुरू करेंगे। आर्टिकल 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जहाँ से शुरू होता है, फंडामेंटल राइट से डील करते हैं, वो जो है डिफाइन करता है स्टेट को। ठीक है, हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल ही कैसे हैं, प्राइमरीली एनफोर्सिएबल है स्टेट के अगेंस्ट। स्टेट की ड्यूटी है कि वो हमारे राइट्स को, वो हमारी लाइबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट करे, उनकी ड्यूटी है कि वो हमें प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो ये स्टेट की ड्यूटी है और इन्हीं के लिए ये एनफोर्स किए जाते हैं। तो आर्टिकल 12 जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे केसेस मैं आपके लिए इसमें लेकर आई हूँ। देखिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्टेट क्या इंक्लूड करता है। तो सबसे पहले स्टेट इंक्लूड करता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नंबर 1 सब्जेक्ट। फिर वो इंक्लूड करता है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, ठीक है। फिर वो इंक्लूड करता है लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इसे भी मार्क कर लेंगे कि इंडिया की टेरिटरी में और इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। तो उन्होंने हमें एक बात बताई कि स्टेट क्या होगा, कि अनलेस एंड अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट अपीयर्स, स्टेट होंगे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पर, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स स्टेट लेवल पर, कोई भी लोकल या अदर अथॉरिटी जो कि इंडिया की टेरिटरी में है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। बात आपको समझ में आ रही है। चलिए, अब यही पॉइंट्स को हमने जो है वो डिवाइड इस तरह से किया है, तो आप इन्हें देख लेंगे। अब हम आगे आते हैं कि इसका स्कोप क्या है। देखिए, इसका स्कोप जो है ना वो समय के साथ बहुत ज़्यादा बदला है। स्पेशली जो है वो अदर अथॉरिटीज़ के केस में तो इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, और एक चीज़ और, कभी कभी बच्चे पूछते हैं पार्लियामेंट क्या है। बेटा, पार्लियामेंट जो है वो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा, पार्लियामेंट में ऑलवेज देयर इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जो है आप इस बात को आगे समझिए कि किस तरह से जो है इसकी डिबेट स्टार्ट हुई कि इसका स्कोप जो है वो कैसे बढ़ा। मैं आप लोगों को छोटी सी चीज़ें बताते हुए चलती हूँ कि देखिए क्या हुआ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और ना उससे भी पहले की स्टोरी ये थी कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने ऑब्जर्व किया कि हमें जो है ना फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करना ही पड़ेगा, इसी भी मैनर में, ऐसे मैनर में कि वो विड्रॉ ना हो सके।
ठीक है, तो हमने फिर फंडामेंटल राइट्स जो है वो लेकर आए, हमने उन चैप्टर्स को जो है वो डाला। समझ में आई बात आप सबको? तो हमने कहा कि दैट स्टेट शेल नॉट एक्ट अगेंस्ट दीज फंडामेंटल राइट्स। अगर स्टेट कुछ ऐसा कहता है जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो हम स्टेट को सीव कर सकते हैं। समझ में बात आ रही है आपको? तो ये बात क्या हुई कि अब हमें पता चला कि व्हाट इज स्टेट। हम जानेंगे कि स्टेट क्या होता है। तो आपके सामने जो है ना, आपके सामने जो है वो क्या है, केस लॉ है। आप केस लॉ को देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे शुरू हुई। देखो बेटा, ये कहानी जो है ना, ये एक बहुत लंबी कहानी है और ना अदर अथॉरिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डायनेमिक है। अदर अथॉरिटीज का बेटा कॉन्सेप्ट जो है बहुत डायनेमिक क्यों है? क्योंकि समय के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। समय के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। बहुत सारे जो हैं वो केसेस हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड बस आप मुझे दीजिए। चलिए, तो अब आप देखिए कि वो हमें क्या कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। क्या हुआ था कि 1954 का ये जजमेंट है, ठीक है। और इस केस की स्टोरी क्या थी कि मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट था जिसके अंडर जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो बना था। ठीक है, कि अब इसमें क्वेश्चन था कि क्या ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है ये स्टेट होगी कि नहीं होगी, ये क्वेश्चन था। तो बेंच ने कहा कि आर्टिकल 12 में वर्ड है एक अदर अथॉरिटी। तो आपको अदर अथॉरिटी को जो है वो कैसे देखना है? वो देखना है यूजस्टम जेनरस के हिसाब से कि क्या वो सेम काइंड के हैं, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर के अंडर किसी डोमेन में फॉल करते हैं। तो जजेस ने ना एक लॉजिक अप्लाई किया। जजेस ने कहा कि अदर अथॉरिटी से पहले आने वाली चीजें जो कि सब गवर्नमेंट की हैं या उनका सोवरन नेचर है तो वो स्टेट कहलाएंगी। पर अब अगर हम बात करें अदर अथॉरिटी की, तो क्या अदर अथॉरिटी में वो चीज़ें आ सकती हैं जिनका नेचर सोवरन नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो हुआ। तो इस केस में ना अदर अथॉरिटी के बारे में ये कहा गया कि अदर अथॉरिटी के लिए आपको चेक करना है कि बहुत सारी चीज़ें कि वो सोवरन नेचर की हैं कि नहीं है, क्या वो गवर्नमेंट वाले डोमेन में अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट फॉल करती हैं कि नहीं करती हैं। तो गवर्नमेंट, तो जजेस ने ना इस केस में अपना लॉजिक लगाया और जजेस ने अपने एक लॉजिक को लगाकर ये कहा कि यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं होगी क्योंकि वो गवर्नमेंट एंड सोवरन नेचर की नहीं है। उन्होंने अपना जो भी लॉजिक लगाया, तो इस केस के हिसाब से जो है हमें अगर कोई चीज़ स्टेट होगी या नहीं होगी तो हमें ये देखना है कि क्या जो है उनमें इनहेरेंट क्वालिटी है सोवरन होने की और वो गवर्नमेंट के सेक्टर में फॉल करती हैं कि नहीं करती हैं। तो इस केस में जो है वो रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन लिया गया, हालांकि इस जजमेंट को लेटर जो है वो ओवर रूल्ड कर दिया गया। उसके बाद आता है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। 1967 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जो है ना फॉर्मुलेट किया न्यू क्राइटेरिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक न्यू क्राइटेरिया फॉल किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बॉडी जो कि क्रिएट की गई है किसी भी लॉ के अंडर, ठीक है, मतलब कि एनी बॉडी विच इज क्रिएटेड बाय एनी लॉ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ऑब्वियस है कि उस बॉडी के पास बहुत सारी पावर्स होंगी। ठीक है, जिससे वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर किसी बॉडी के पास इतनी पावर्स हैं दैट दे आर क्वालिफाइड, देन दे आर क्वालिफाइड टू बी द अदर अथॉरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की बॉडी गवर्नमेंट या सोवरन फंक्शन ही परफॉर्म करे। इस केस में उन्होंने ये कहा। तो ये जो है ये हुआ कि इनहेरेंट होना ये ज़रूरी नहीं है कि वो सोवरन और गवर्नमेंट होना ही ज़रूरी है। तो मतलब इस केस में क्या हुआ, इस डिसीजन के हिसाब से तो फिर यूनिवर्सिटीज भी स्टेट हुई, तभी तो हमने कहा ना लेटर उसको ओवर रूल कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी लॉ के अंडर फॉर्म हुई है वो सब अथॉरिटीज होंगी, उनके पास पावर है। तो ठीक है, इस ये जो केस था ना, आप याद रखिए, ये फर्स्ट केस था जिसने ना अदर अथॉरिटीज के मीनिंग को एक्सपैंड कर दिया था। ठीक है, फिर उसके पास जो है हमारे पास क्वेश्चन आया सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम में। 1975 का जो ये है केस था, इसमें ये था कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं ONGC, LIC, जिन्हें सेटअप किया जाता है स्पेशल स्टैट्यूट के अंडर, क्या वो स्टेट होंगी कि नहीं होंगी। तो आपको ये बात समझनी है कि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल वो जो है वो स्टेट होंगी।
ठीक है, क्योंकि अब हमने वो सोवरन और गवर्नमेंट वाले फंक्शन को तो जो है वो साइड कर दिया था। ठीक है, पर अब जो सुखदेव सिंह पहले वाले केस से, जो पहले राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस आया बेटा, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि ये क्वेश्चन उठा कि सारी बॉडीज जो बनी है किसी भी स्टैट्यूट के अंडर या मेनली किसी कमर्शियल पर्पस से बनी है, तो क्या वो भी स्टेट होंगी। तो इस जजमेंट ने, सुखदेव वाले जजमेंट ने कहा कि जी बिल्कुल होंगी। समझ में आ रही है बात, ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। फिर हमारे पास आया आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस। इट्स अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, 1979 का बेटा ये जजमेंट है। इस केस में क्या हुआ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ना बहुत सारे टेंडर्स जो है वो इनवाइट करने के लिए निकाले थे। ठीक है, तो आर.डी. शेट्टी भी उनमें से एक थे जिन्होंने जो है वो टेंडर को के लिए अप्लाई किया था, पर कुछ डिस्क्रिमिनेटरी रीजंस के करके उनके टेंडर को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो उनका टेंडर जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने ना फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के लिए जो है वो केस फाइल किया। तो क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो स्टेट है। ठीक है, अगर नहीं है तो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंजमेंट का केस जो है वो होगा ही नहीं, अगर वो स्टेट नहीं है तो। ठीक है, तो हमने कहा कि अब देखते हैं कि कोर्ट ने इसमें क्या ऑब्जर्व किया। बेटा कोर्ट में इसने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसे फॉर्मुलेट किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 के अंडर। समझे मेरी बात को, जो कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट है। और अभी पीछे हमने जाना कि अगर उसको एक एक्ट में बनाया गया है, लॉ के द्वारा लाया गया है, तो फिर वो बिल्कुल होगा। तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं। ठीक है, जिन्हें वो अपना एक्सरसाइज करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं चेयरमैन, अदर एम्प्लॉयज, सबको। तो उन्होंने कहा कि इस हिसाब से देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो स्टेट माना जाएगा अंडर आर्टिकल 12। तो इस केस में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के फंक्शनल एस्पेक्ट्स थे उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी सोवरन फंक्शन परफॉर्म कर रही है या नहीं। तो इस तरह से, बट जो है कोर्ट ने कहा कि बेशक भले भले ही कोई प्राइवेट बॉडी हो, पर अगर गवर्नमेंट की डिक्री, कंट्रोल या मैनेजमेंट उस पे है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर रही है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो बॉडी को दे रही है, तो उस प्राइवेट बॉडी को भी हम स्टेट का इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। तो हमें जो है क्या पता चला कि हमें इस केस से ये पता चला कि प्राइवेट बॉडी भी जो है वो स्टेट हो सकती है। तो अब देखो, उन्होंने कहा कि कोई बॉडी स्टेट कब मानी जाएगी, अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो होंगे। तो उसके बाद बेटा क्या हुआ कि इसमें बड़ी सारी चीज़ें लिखी कि उन्होंने फाइनेंशियल जो है वो रिसोर्सेज दिए, कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंटल एसेंस है, कहीं ना कहीं उनका प्लिनरी कंट्रोल है। ठीक है, उस पर तो कुछ एलिमेंट या अथॉरिटी कोई कमांड कर रही है। फिर उसके बाद आया अजय हासिया का केस। अजय हासिया के केस ने जो है वो आर.डी. शेट्टी के टेस्ट को जो है वो रीअफर्म किया, और उन्होंने कहा कि अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में, तो वो स्टेट है अगर वो ऊपर वाले एलिमेंट्स को जो है वो क्या करती है, फुलफिल करती है। तो आपको याद रखना है कि अजय हासिया का केस 1981 का केस है। इस केस में जो है उन्होंने यही बात कही कि अगर वो ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो उन्हें स्टेट माना जाएगा। तो कई सारे क्राइटेरिया जो हैं दिए गए कि ये डिसाइड करने के लिए कि क्या कोई चीज़ जो है वो इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट या एजेंसी ऑफ स्टेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट दे रही हो, या फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट कर रही हो, या मोनोपोली जो स्टेटस है उसे सरकार जो है वो प्रिवेंट कर रही हो, या कोई डीप या परवेसिव स्टेट कंट्रोल हो, या फिर कोई कॉपरेशन हो, या फिर कभी कोई डिपार्टमेंट जो है उसे कॉरपोरेशन में ट्रांसफ़र किया गया हो। तो ये सारे कारण जो हैं वो कहे गए। फिर उसके बाद प्रदीप कुमार का केस आया, जिन्होंने कहा कि CSIR भी जो है वो स्टेट होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट आया। जुडिशरी को लेके बेटा एक क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है कि क्या जुडिशरी स्टेट होगा कि नहीं होगा। तो आप इस बात को समझें, जुडिशरी एक्सप्रेसली जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, पर जब कभी भी जुडिशरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करेगा तो हम उसे स्टेट मानेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। समझ में आई बात आपको? चलिए, अब इम्पोर्टेंस आपको समझ में आई गई है, और आपको पता भी चल गया है कि किस चीज़ को हम स्टेट मानेंगे और किस चीज़ को हम स्टेट नहीं मानेंगे, और फिर आप अपने आंसर को जो है वो कंक्लूड कर देंगे। क्लियर एवरीवन? कमिंग टू दी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, आर्टिकल 13 क्या होता है, व्हाट आर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ सेवरेबिलिटी, कैसे जो है वो उन्होंने सुप्रीमेसी मेंटेन करी फंडामेंटल राइट्स की, क्या जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे जो है उनका कुछ है या नहीं है। तो बेटा आप देखो ध्यान से समझो।
आर्टिकल 13 के कुछ क्लॉजेज हैं और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना रहे थे तो हमने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन किया था। एक एक चीज़ जो है हम लेंगे। बेसिकली आर्टिकल 13 जो है वो 4 प्रिंसिपल्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स के उनसे डील करता है, ठीक है। और एक एक करके जो है हम इन्हें लेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि वो हमें क्या क्या कहता है। आप देख लीजिए, जुडिशियल रिव्यू क्या है, इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इंश्योर करता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे। आर्टिकल 13 जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। देखिए अब आर्टिकल 13 का क्लॉज, आप मैंने आपको कहा 4 प्रिंसिपल्स हैं, 4 चीज़ें हैं। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 ये बात कहता है दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले अगर कोई लॉ प्रेजेंट था और कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करता है, तो अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, तो उस लॉ को धरती पर रहने का कतई अधिकार नहीं है। समझ में आई बात आपको? आगे आ जाओ। क्लॉज 2 कहता है कि आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो पहला प्री है, दूसरा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते जो क्या करता हो, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो या आपसे छीनता हो। 3 हमें बताता है लॉ की डेफिनेशन क्या इंक्लूड करती है, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, बाय लॉज, रूल्स रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा। 13 का क्लॉज 4 हमें बताता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दिस इज एडेड बाय 24th अमेंडमेंट। ये हमें कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अमेंडमेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 13। बेसिकली वो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि आर्टिकल 13 विल नॉट अप्लाई टू आर्टिकल 368, ठीक है। वो आपको ये कहना चाहता है। बट अब हम एक एक करके इस चीज़ों को लेंगे। देखिए, हमें जो है वो जुडिशियल रिव्यू और आर्टिकल 13 क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, कोई भी चीज़ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन था कि क्या ये प्री पे अप्लाई होता है या पोस्ट पे अप्लाई होता है, तो दिस विल अप्लाई टू बोथ प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है। दोनों पे ही जो है ये अप्लाई होता है। इसकी एक्सपेंसिव डेफिनेशन है जिसे हम अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए। देखिए, अब जो है ना, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ, और एक चीज़ देखते हैं हम। देखो, ये जो इसके केसेस हैं, सेवरेबिलिटी है, इक्लिप्स है, ठीक है। देखो, मैं एक बार ना इसके कुछ केसेस लेके चलती हूँ आपके सामने। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लॉज 1 का। क्लॉज 1 हमें कहता है कि लेट्स सपोज कि एक एजुकेशन एक्ट है 1930 का, लेट्स सपोज, आप ऐसा प्रिज्यूम कर लो, जिसमें बड़े सारे क्लॉजेज हैं। पर उसका कोई क्लॉज ये कहता है कि एक सर्टेन कास्ट के बच्चे जो हैं वो इसमें एडमिशन नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो है वो आपके आर्टिकल्स का वायलेशन कर रहा है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। तो अब वो पॉइंट जो है वो फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो वॉइड है। समझ में आ गई बात आपको? आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, इन केसेस को इवॉल्व कैसे किया गया। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें क्या हुआ था कि एक सेक्शन 14 था प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट का, जिसे चैलेंज किया गया था। तो सेक्शन 14 जो है वो ये कहता था कि अगर किसी भी पर्सन को डिटेन किया गया है प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के अंडर, तो हम उसको ग्राउंड्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि उसका डिटेंशन जो हुआ है वो किस में हुआ है। तो अब ग्राउंड्स डिस्क्लोज ना करना इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सेक्शन 14 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, सेम सिनेरियो पढ़ेंगे कि अगर हम डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी, या जिसे हम कह देते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेबिलिटी, सेपरेट करना, हम पूरे प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट को वॉइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेक्शन 14 फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है ना, तो हम सेक्शन 14 को डिलीट कर देंगे, कि जिससे हम पूरा एक्ट वॉइड ना हो, वो पर्टिकुलर हो जाए। तो हमने जो है इस केस में वही किया। तो ए के गोपालन के केस में क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स वर सीन एज आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट। तो इसको किया गया लेटर, हालांकि जो है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या हुआ, शंकरी प्रसाद का बेटा केस आया, और अगर वो ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बेटा अगर वो लॉ ठीक है तो फिर नहीं करेंगे। बेटा इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास जो है शंकरी प्रसाद का जो है वो केस आया। शंकरी प्रसाद के केस में जो है
वो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जो लॉ का मीनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है वो कवर नहीं करेगा। सो जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं किया जाएगा। बेसिकली बेटा सारा सवाल जो है वो क्या था ना, सारा सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या फिर जो है वो कोर्ट सुप्रीम है। सारी लड़ाई बेटा इसी चीज़ की थी कि कौन सुप्रीम है, क्योंकि अगर कोई पार्लियामेंट लॉ लाता था तो कोर्ट उसको जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर देता था। तो ये लड़ाई शुरू ही इस तरह से हुई थी कि क्या चीज़ जो है वो चलेगी, क्या चीज़ जो है वो कौन सुप्रीम है कौन नहीं है। तो शंकरी प्रसाद का केस जो है बेटा वो 1951 में आया, ठीक है। और तो इस केस में बस उन्होंने यही बात कही कि जो लॉ मीनिंग ऑफ लॉ 13 क्लॉज 3 में दिया गया है क्या वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कवर करेगा जो 368 में होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं करेगा, इसीलिए अमेंडमेंट्स को चैलेंज नहीं किया जाता था। ये पार्लियामेंट ना जो है बड़ा सेफ खेल रहा था, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या हुआ, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया 1967 का। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस केस में कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो सुप्रीम है और अमेंडमेंट्स को आर्टिकल 13 में चैलेंज किया जा सकता है। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। तो गोलकनाथ के केस के बाद जो जुडिशरी थी उनकी पावर सब्सटैंशियली इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि हमने कहा कि अब हम अमेंडमेंट्स को भी जो है वो चैलेंज कर सकते हैं आर्टिकल 13 में। समझ में आई बात आपको? और इसी की वजह से जो है ना वो बहुत बवाल जो है वो खड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लॉ है 13 क्लॉज 2 एंड कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में किया। सब्सटैंशियली जो है इस केस से जुडिशरी की पावर जो है वो इंक्रीज हो गई थी, जुडिशरी की पावर्स जो हैं वो बढ़ गई थी। फिर उसके बाद बेटा क्या हुआ, केशवानंदा भारती का केस आया जिसने कहा कि अमेंडमेंट्स जो हैं दैट कैन नॉट बी चैलेंज अंडर आर्टिकल 13। उससे पहले क्या हुआ था बेटा, पार्लियामेंट जो है वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आया था 1971 में, जिसने कहा, जिससे आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है वो ऐड हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अमेंडमेंट ला रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल 368 की पावर को यूज़ करके, तो वो आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज नहीं हो सकता। जस्ट आफ्टर दैट हमारे पास केशवानंदा भारती का केस आया जिसने कहा कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो चैलेंज नहीं हो सकते। तो और ये ऐसा केस भी था जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कहता था। इसने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता, पर उन्होंने कहा कि वो उसमें नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स आया जिन्होंने कहा कि हमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखना है। उन्होंने जुडिशियल रिव्यू का जो है वो इम्पोर्टेंस बताया। सिवरेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। सिवरेबिलिटी की डॉक्ट्रिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिवरेबिलिटी की जो डॉक्ट्रिन है वो हमें क्या कहती है कि अगर कोई पार्ट, स्टैट्यू का कोई पार्ट वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को और रेस्ट ऑफ द पार्ट वैलिड है, तो जो वॉइड पार्ट है फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है हम उसको हटा देंगे, बाकी को हम रखेंगे, ठीक है। यही बात जो है वो आपको कहता है, वैलिड पार्ट्स को रख लेंगे और बाकी को हटा देंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है वो बेटा बड़ी अच्छी डॉक्ट्रिन है। शेडो रख देना, कोई पार्ट जो कि वॉयलेट कर रहा है उसको ढक दिया कि भाई ना तो हमने उसको डिलीट किया ना किया, पर वो इन्फोर्स नहीं हो पा रहा। कल को मान लो कोई ऐसा लॉ आया, कल को मान लो कोई ऐसा लॉ आया जो कि क्या कर रहा है, जो कि शायद अब वो उस राइट को वॉयलेट नहीं कर रहा है, तो वो पर्दा हम हटा देंगे। मतलब इक्लिप्स का मतलब है मीन्स टू हाइड समथिंग, दैट मीन्स टू हाइड, छुपा देना, ठीक है। तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे लगते थे। कोई फंडामेंटल राइट्स जो कि वॉइड अब इज नॉट अ लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स इज नॉट वॉइड अब इनिशियो, पहले से नहीं होते थे। अगर वो वॉइड है तो उन पे इक्लिप्स लगा दिया जाता था और फिर उसी हिसाब से उन्हें कर दिया जाता था। तो 13 एक क्या है, एक सेफगार्ड है फंडामेंटल राइट्स का। आपको इसके चारों क्लॉजेस जो है बेटा वो याद रखने हैं। और आपको कोई आपसे पूछे कि ये प्री पे होता है पोस्ट पे होता है तो आपको बताना है। एक चीज़ आप जो है वो कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है जो कि है इसका आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 बेटा इसका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, उसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। तो अब इसमें जो इनफैक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, और 1955 का ये केस था जिसमें उन्होंने ना बेरार मोटर व्हीकल एक्ट को चैलेंज किया था। कुछ सर्टेन सेक्शंस से जो स्टेट गवर्नमेंट ने ना ट्रांसफ़र कर दिया था ओनरशिप की, स्टेट गवर्नमेंट ने ना इंटायर बिजनेस को जो है वो कंट्रोल कर लिया था। तो कहीं ना कहीं ये था कि आर्टिकल 19 का जो है वो वॉयलेशन तो नहीं हो रहा, तो इसीलिए जो है उसको इनऑपरेटिव कर दिया गया। लेटर जब आर्टिकल 19
14 क्लॉज 6 ऐड किया तो उसको फिर एक्टिव कर दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आर्टिकल 14 पे, या आर्टिकल 14 पे आप क्वेश्चन कैसे ही बना लो, चाहे ईबी रोयप्पा का डाल लो, चाहे रीजनेबल क्लासिफिकेशन डाल लो, डॉक्ट्रिन डाल लो, कुछ भी डाल लो बेटा, सब कुछ इस तरह से है। अब आप बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। आर्टिकल 14 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि डील करता है राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ से। ध्यान से देखो, उन्होंने कहा कि स्टेट डिनाई नहीं करेगी किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो स्टेट किसी को भी डिनाई नहीं करेगी इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये प्रोविजन हमें क्या कहना चाहता है? ये प्रोविजन कहीं ना कहीं कोर स्टोन है किसका? राइट टू इक्वालिटी का। एंड इज फंडामेंटल इन इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड फेयरली बाय द स्टेट, की स्टेट सबको बराबर ट्रीट करे। दोनों एस्पेक्ट है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो है वो ब्रिटिश ओरिजिन है, वो बताता है कि अगर इम्प्लाइज दैट द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल, की कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं, एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस। सबको जो है बराबर का हक मिलेगा, बराबर के लिए वो जो है वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। सबका जो है बराबर का हिस्सा है, राइट। अब वो आपको कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, अमेरिकन ओरिजिन है, कहते हैं कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की वो बात करते हैं, ठीक है। ये एक्ट जो है ये आर्बिट्रेरी एक्शंस के लिए जो है कि कभी भी कोई आर्बिट्रेरी एक्ट ना करे, रिच और रिच ना हो जाए, पुअर और पुअर ना हो जाए, बैलेंस बना के आपको चलना है, ठीक है। तो ये वो हमें कहता है, कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ से भी बात करता है। आर्टिकल 14 प्रोहाइबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन, इट डज नॉट प्रोहाइबिट क्लासिफिकेशन, बट वो जो है क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए। बेटा मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूँ ना कि क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? देखो, हम कहते हैं कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको सेम टैक्स भरना है। इक्वालिटी का मतलब यह है टैक्स सबको भरना है पर अपनी क्षमता के हिसाब से। कोई ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा भरेगा, कम कमा रहा है तो कम करेगा। तो देखो सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता कि क्लासिफिकेशन ना हो, क्लासिफिकेशन किए बिना नहीं चल सकता, पर वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल होनी चाहिए। बेटा आप 6th क्लास के बच्चे को और 10th क्लास के बच्चे को सेम पेपर तो नहीं दे सकते कि चलो जी इक्वालिटी है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्लासीफाई तो करना पड़ेगा कि कोई बच्चा 6th में है, कोई बच्चा 10th में है, बट हमें वो रीजनेबली करना है, उनको उनके हिसाब से देना है। अब देखो, आप और आपका ब्रदर है या आपकी सिस्टर है, तो आप जो है वो 15 साल के हैं, आपकी सिस्टर जो है वो 2 साल की है, तो जितना आप खा सकते हैं आपकी 2 साल की सिस्टर खा सकती है। आप कहें इक्वालिटी नहीं, हम कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन तो होना चाहिए पर वो रीजनेबली होना चाहिए, वो आर्बिट्रेरी ना हो, आर्टिफिशियल ना हो, इवेसिव ना हो, ठीक है। हमें जो है एक डिफरेंस देखना है पर रीजनेबली देखना है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं जो कि ना, ये टेस्ट के बारे में बात किया गया सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में, ठीक है। और बहुत सारे और जजमेंट्स में भी इन टेस्ट का जिक्र किया गया। इंटेंजिबल डिफरेंशिया, वो आपको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन क्लियर एंड इंटेंजिबल डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सन्स और ग्रुप्स। ये वर्ड आप याद रखिएगा जो इस केस से निकला है बेटा। इंटेंजिबल डिफरेंशिया क्या होता है कि जो सम रियल और सब्सटैंशियल डिस्टिंक्शन होना चाहिए पर्सन्स को ग्रुप्स में टुगेदर एक क्लास में, और अदर्स को ऐसे लेफ्ट आउट फील नहीं कराना। आपको रीजनेबली क्लासिफिकेशन करना है, ऐसे करना है कि रीजनेबल नेक्सस हो सके, जो ऑब्जेक्ट है उसे हम अचीव कर सके। रेशनल नेक्सस कैसे होगा कि कोई रैशनल रिलेशन होना चाहिए जो आपने सोचा है ऑब्जेक्ट में और जो रिजल्ट है उसमें, दोनों कंडीशंस अगर मेट नहीं हो रही हैं तो फिर वो आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा। बेटा मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या कहना चाहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, शायद आप उस एग्जाम्पल से समझ पाएंगे कि आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब हम रैशनल नेक्सस की और इंटेंजिबल डिफरेंशिया की बात करते हैं, हमने एक एक्ट बनाया डाउरी प्रोहाइबिशन एक्ट। आपको एक्ट के नाम से क्या लग रहा है कि हमें जो है डाउरी को प्रोहाइबिट करना है? हमें तो यही लग रहा है ना कि डाउरी को प्रोहाइबिट करना है। हम कह रहे हैं कि अगर मान लो उस ऑब्जेक्ट का पर्पस है डाउरी लेना, तो क्या ऑब्जेक्ट और जो नेक्सस है वो सेम है? नहीं है। तो अब आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि नेक्सस क्या है, कनेक्शन क्या है, क्या जो हमने प्राइमरी ऑब्जेक्ट सोचा है उसका रिजल्ट भी सेम है कि नहीं है।
समझे मेरी बात को। आते हैं ईपी रोयप्पा के केस में। इस केस में क्या किया गया, अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया चीफ सेक्रेटरी को ऑन द ग्राउंड्स दैट कि फेवरेटिज्म और आर्बिट्रेरीनेस यूज किया गया है। जस्टिस भगवती ने कहा इक्वालिटी इज एंथेटिक टू आर्बिट्रेरीनेस एंड आर्बिट्रेरीनेस इटसेल्फ इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, कि ठीक है आर्बिट्रेरीनेस जो है वो 14 का वायलेशन है। तो इसमें क्या हुआ, इट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम क्लासिफिकेशन टू आर्बिट्रेरीनेस एज अ सेंट्रल स्टोन ग्राउंड ऑफ चैलेंजिंग द स्टेट एक्शन। जहाँ पर एक एक्ट आर्बिट्रेरी है, दिख रहा है कि अनइक्वल है, तो हम उसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ईपी रोयप्पा के केस में जो है बेटा कुछ नहीं हुआ था, इक्वालिटी और आर्बिट्रीनेस के बीच में जो चीज़ है उसको डिस्कस किया गया। तो उन्होंने बस यही बात कही कि अगर कोई स्टेट जो कि आर्बिट्रेरी मैनर में एक्ट करती है तो फिर वो 14 का वायलेशन है और हम उसे जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि इक्वालिटी का एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया और उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक आउट किया आर्बिट्रेरीनेस को, बिकॉज क्योंकि आर्बिट्रेरी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वॉयलेट करता है किस चीज़ को, आर्बिट्रेरीनेस जो है वो वॉयलेट करता है इक्वालिटी को। तो इस केस में वो नया कॉन्सेप्ट जो है वो निकल कर आया। समझ में आई बात। फिर आते हैं मेनका गांधी के केस पे। पिटिशनर का पासपोर्ट जो है वो इम्पाउंड कर लिया गया था, कोई रीज़न नहीं दिया, तो कोर्ट ने इसके स्कोप को एक्सपेंड किया और कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। जो ये वर्ड लिखा है ना बेटा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमने इसे अपने में अडॉप्ट नहीं किया था। हमें लगा कि अगर हम इसको कर लेंगे तो उसको बहुत बढ़ जाएगा, पर धीरे धीरे जैसे केसेस आने लगे तो हमने इनडायरेक्टली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है वो अडॉप्ट कर लिया। क्या हुआ, हमने कहा कि आर्टिकल 14 रीएनफोर्स किया गया, कहा कि खाली क्लासिफिकेशन तक सीमित नहीं है, फेयरनेस चाहिए। तो इस हिसाब से जो है इस केस में जो है वो ट्रायंगल रूल आया, 14, 19 और 21 के बीच में इनका रिलेशनशिप आया कि इक्वालिटी भी होनी चाहिए, फ्रीडम भी होना चाहिए और लिबर्टी भी होनी चाहिए, इनका वायलेशन नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए। फिर आया अजय हासिया का केस। इस केस में कहा गया कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंटल बॉडी भी है, अगर वो पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करी है तो आर्टिकल 14 में आएगा। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन जो है का स्कोप बढ़ गया है, सिर्फ नॉट स्टेट बॉडीज बट कोई भी जो है वो सब्सटैंशियल इक्वालिटी कर सकता है। फिर और केस आया, पेंशन स्कीम जो है वो ग्रांट की गई गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रिटायरिंग आफ्टर स्पेसिफिक डेट, क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन दी रिटायरमेंट डेट वाज हेल्ड टू बी आर्बिट्रेरी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कोर्ट ने इसके स्कोप को बढ़ाया और कहा सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक राइट्स को ध्यान में रखते हुए 14 का जो है वो वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये लैंडमार्क जजमेंट से बेटा क्या बात पता चली, कहीं ना कहीं हमें सारे लैंडमार्क जजमेंट से ये बात पता चली कि हम जो है ना वो क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक डॉक्ट्रिनल लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस कि जुडिशली हमने रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया के कोर्ट्स जो है वो सुप्रीम हैं। ठीक है, इंडिया के पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और हम जो है वो ये चाहते हैं कि आर्टिकल 14 के कॉन्सेप्ट को जो है इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाए, हालांकि इनकॉर्पोरेटेड है पर इस तरह से किया जाए कि फेयरनेस हो, रीजनेबलनेस हो, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जहाँ पर जो है आर्बिट्रेरीनेस हो। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का जो है वो वायलेशन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि नो पर्सन शेल बी सब्जेक्ट टू हार्श, अनसिविलाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। और हम कहते हैं कि आर्टिकल 14 खाली रीजनेबल क्लासिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करता, वो ये भी कहता है कि क्लासिफिकेशन जो है वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी केस देख लीजिए, जैसे ईबी रोएप्पा में एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी आया कि जिन्होंने आर्बिट्रेरीनेस को स्ट्राइक्स कर दिया बिकॉज ऑफ एन एक्शन, उन्होंने कहा कि नेसेसरली इट इन्वॉल्व्स नेगेशन ऑफ इक्वालिटी की, वॉयलेशन ऑफ इक्वालिटी, तो उन्होंने आर्बिट्रेरीनेस को स्ट्राइक आउट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्द आपके लिए जो है यूनिट 2 मैं लेकर आऊँगी एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। और मैंने कोशिश की है कि मैं सारे के सारे केस लॉज जो है वो यहाँ पर डाल सकूँ। ठीक है, कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।